हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि मैं बायोलॉजी की क्लास ले रहा था और आपको मैंने 2 लेक्चर प्रोवाइड करे हैं, तो कमेंट में बताइएगा किस तरीके के लेक्चर लगे, आपको पसंद आए या नहीं पसंद आए। और ये आज ये 3rd लेक्चर होने जा रहा है। तो मैंने लवक के बारे में पढ़ा दिया था लास्ट लेक्चर में, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। अब हम लोग आगे बात करते हैं कोशिकांग जो पढ़ रहे थे उसमें। अब हम लोग बात करेंगे अंतःप्रद्रव्य जाल का। एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ई आर शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जाल का। तो इसकी जो संरचना होती है कुछ नलिका के आकार की होती है, चपटी हुई संरचना इस तरीके से बनी होती है, ऐसे ऐसे करके। आपने देखा होगा सेल में इस तरीके से जुड़ा होता है, फिर ऐसे ऐसे करके जुड़ी होती है। तो इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःझिल्लिकी तंत्र ये बनाना इसका कार्य होता है, यानी कि एक अंदर सिस्टम तैयार करती है, मेम्ब्रेन सिस्टम जिसको कहते हैं, इसका एक कार्य होता है। ठीक है। और परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम यानी कि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करती है। और ये बनी किसकी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। सबसे पहली बात तो ये पता रखनी है आपको, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन आ जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती हैं, तो पता होना चाहिए। 2 तरीके की होती हैं, एक स्मूथ एक रफ। ठीक है ना। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है ना। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाना। पहला नंबर का कार्य ये है कि सेंटर न्यूक्लियस से जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर आनुवंशिक पदार्थों को ले जाना इसका कार्य होता है। ठीक है। परिवहन तंत्र यही चीज़ है, इसका मतलब परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। और एक झिल्लिका का निर्माण भी करती है, इस तरीके के सिस्टम, यानी कि एक मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है। सेल का कंकाल तंत्र इसी को कहते हैं, क्योंकि इस तरीके का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। आप लोगों ने देखा होगा, इसमें भी फिगर में मैं दिखाता हूँ किस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को। इसको पेन चेंज कर लेता हूँ, मैं रेड कर लेता हूँ, रेड, ये रेड पेन कर लिया मैंने। ठीक है ना। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें क्या होता है कि कुछ खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती हैं और चिकनी होती हैं, 2 तरीके की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले में क्या होता है? रफ वाले में जो राइबोसोम होते हैं चिपके होते हैं, ये देखिए इसमें चिपके हुए हैं। ठीक है ना। और स्मूथ वाले में चिपके नहीं होते हैं। तो टाइप्स कितने होते हैं इसके? 2 होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। RER इन्हीं का जो काम होता है, यानी कि रफ वाले का क्या काम है? रफ वाले का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना और श्रवण करना। ठीक है ना। इसका काम मुख्य क्या होता है? RER का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना और श्रवण करना। राइबोसोम इसमें चिपके होते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया फिगर में। ठीक है ना। इसी तरीके से SER का काम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी है, यानी कि इसमें राइबोसोम चिपके नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर चिकनी वाली दिखाई गई, ये देखिए दिखाई गई जिसमें राइबोसोम नहीं चिपके, ये देखें ये। ठीक है ना। राइबोसोम अब्सेंट होता है और लिपिड व स्टीराइड का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? लिपिड बनाते हैं और स्टेराइड का संश्लेषण करते हैं। ठीक है ना। तो लिपिड और स्टेराइड का संश्लेषण करते हैं कौन? SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एक प्रकार का ये पॉलीसेकेराइड होते हैं, स्टेराइड है ना, तो इनका संश्लेषण करता है SER। याद रखिए, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा RER, लिपिड और स्टेराइड का संश्लेषण करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं गाल्जी काय के बारे में। गाल्जी काय की खोज तो करी थी वो कैमिलियो गाल्जी ने करी थी। ठीक है ना। तो इसमें देखिए कहीं पर दिख रहा है, ये गाल्जी उपकरण दिख रहा है, ये इस तरीके का, ये उपकरण जो दिख रहा है यहाँ पर, गाल्जी उपकरण दिख रहा है ये। ठीक है ना। इसकी खोज जो करी थी कैमिलो गाल्जी ने करी थी। तो अब देखिए, गाल्जी काय पौधों में इनको डिक्टियोसोम कहते हैं। तो ये याद कर लीजिए कि जंतु कोशिका में इसको गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी कहते हैं, गाल्जी काय उपकरण कहते हैं, जबकि पौधों में इसको क्या कहेंगे? डिक्टियोसोम कहेंगे। नाम इसका आपको याद रहना चाहिए, डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है ना। और एक सेकंड, ज़रा किसी की कॉल आ रही है। इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि
पहली बात तो ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ, कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज करी थी, इसलिए इसका नाम गाल्जी बॉडी रखा गया है। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का केंद्र, ये इसका वर्क है। इसका कार्य क्या है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनेगा, गाल्जी का एम बनेगा, ठीक है ना। इसका मुख्य काम जो होता है, मेन वर्क ये है, मेन वर्क इसका क्या है, मेन वर्क इसका ये है कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इन सबको वो पैकेजिंग करता है, यानी कि संवेष्टन करता है, स्टोरेज करता है और सिक्रेशन करता है। तो ये मुख्य काम है इसका, गाल्जी का कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इन सबका संग्रहण करेगा, पैकेजिंग करेगा, स्टोरेज करेगा और सिक्रेशन करेगा। तो ये गाल्जी काय का काम होता है। और पौधों में गाल्जी काय को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। और ये इसका ये भी कार्य है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को बनाएगा, ठीक है ना। तो ये गाल्जी काय का काम है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, ये कि ये राइबोसोम जो होता है आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, और प्रोटीन से बनी एक संरचना होती है, एक बिना झिल्ली वाली संरचना होती है, झिल्ली रहे जिसको कह सकते हैं। तो आरएनए से बनी होती है और प्रोटीन से बनी एक संरचना है राइबोसोम। अभी राइबोसोम ऊपर पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चपके होते हैं राइबोसोम। तो ईआर का काम क्या था, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ये प्रोटीन से बनी हुई संरचना है ना, तो इसी में चिपकी होती, तभी ये प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो एक तरीके से देखा जाए, राइबोसोम का कार्य आपसे पूछा जाए तो कार्य के बारे में क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये देखिए लिखा हुआ, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। पैलेड ने इसकी खोज करी थी, जिसके कारण इसको हम पैलेड कण भी कहते हैं, पैलेड पार्टिकल यानी पैलेड कण भी कहते हैं। ईआर पर लगे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चपके होते हैं, जैसे कि हमने बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चपके होते हैं, खुरदरी अंतःप्रदबी जालिका में लगे होते हैं, ठीक है ना। इनका निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है, यानी कि जो बनते हैं किसके थ्रू बनते हैं, राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है, केंद्रिका में होता है राइबोसोम का निर्माण, नीचे पढ़ेंगे हम लोग। दो तरीके के होते हैं, एक 70S का होता है और 80S का होता है। 70S का मतलब स्टेडबर्ग एक यूनिट होती है, स्टेडबर्ग हमने बताया था, ठीक है ना, यूनिट होती है राइबोसोम की। तो क्या है, 70S के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, जबकि 80S के राइबोसोम किस में पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पूछा जाए, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आप एक पॉइंट बढ़ाकर कि 70S के राइबोसोम जो होते हैं दोनों में पाए जाते हैं, जबकि 80S के राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम के बारे में हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, अब लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम क्या होता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अंतःकोश की पाचन में सहायक होता है, यानी कि जो सेल होता है उसके जो डाइजेशन होता है उसमें सहायक होता है। कभी कभी क्या करता है कि ये अपनी ही कोशिका को पाचन करते समय ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से इसको सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। अपनी सेल का पाचन कर सेल को नष्ट कर देता है, ठीक है ना। सुसाइडल बैग इसीलिए इसको कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, या पाचन थैली या डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। होता है ऐसा क्यों, इस तरीके का होता है, घड़े के आकार का, ठीक है ना। इसके अंदर जो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। ये एंजाइम पाए जाते हैं, पाचन होता है इससे। अब जब कोई बैक्टीरिया या कुछ आता है तो ये क्या करता है, यहाँ से एंजाइम इसके ऊपर गिराने लगता है, तो बैक्टीरिया को भी मारता है। कभी कभी इतना ज़्यादा गिरा लेता है कि अपने ऊपर ही गिरा देता है, जिससे क्या होती है, थैली जो होती है नष्ट हो जाती है। इस वजह से इसको लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। स्फीरोसोम के बारे में पढ़ते हैं। जो लाइसोसोम होता है जंतु कोशिका में, तो पादप कोशिका में स्फीरोसोम पाया जाता है, तो पादप कोशिका के लाइसोसोम कहलाते हैं। आपसे पूछा जाए पादप कोशिका में लाइसोसोम को क्या कहते हैं, पादप कोशिका में लाइसोसोम को स्फीरोसोम कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है, वसा का संश्लेषण, यानी कि जो फैट सिंथेसिस करते हैं, फैट सिंथेसिस, ठीक है ना। तो वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, स्फीरोसोम में होता है, जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, आपको पता है कि पाचन में सहायक होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रसधानी। रसधानी यानी कि इसको वैक्यूल कहते हैं। कोशिका द्रव ये एक इस तरीके से बनी होती है संरचना। ये सेल है, सेल में मान लो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये बड़ी होती है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें छोटी होती है। तो जो भी मतलब लिखा हुआ, कोशिका द्रव में जल, रस और उत्सर्जी पदार्थों को घेरने वाली, जो कुछ भी इधर उधर पदार्थ उनको घेरे रहती है, घेरने वाली एक संरचना होती है, ठीक है ना।
जो भी ये रस हो गए इनको घेरने वाली संरचना कौन सी वैक्यूअल होती है, बड़ी होती है। 90% पार्ट जो इसका लगभग होता है पादप सेल में होता है। तो पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है। मेन काम होता है इसको सहारा देना, सेल को सहारा देना, उसको कठोरता प्रदान करना, इसका कार्य होता है। ठीक है ना। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि सेल की अचल संपत्ति पूछी जाती है। सेल की अचल संपत्ति किसको कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है। ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल जिसको कहते हैं, इसको सेल की अचल संपत्ति कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक की खोज जो करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। ठीक है ना। इसको कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं, सेल कंट्रोलर होता है। क्या होता है, सेल कंट्रोलर। ठीक है, तो सेल कंट्रोलर्स को कहा जाता है, सेल कंट्रोलर कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्र के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। क्रोमेटिन धागे यानी कि इस तरीके के पतले पतले से धागे नुमा संरचना होती है, जिसको कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। अब जब सेल डिवीज़न होता है तो ये आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, जिससे एक गुणसूत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, गुणसूत्र। सेल डिवीजन के समय क्या होता है, क्रोमेटिन धागे संघनित हो जाते हैं, यानी कि डेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। केंद्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। ये जो डीएनए होता है हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, बंधा होता है। ये जो डीएनए है, डीएनए गुणसूत्र पर डीएनए होंगे, ये हिस्टोन प्रोटीन से बंधे होते हैं। इसको ही, इसी प्रोसेस को, यानी कि डीएनए जो जिस प्रोटीन से बंधा है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पूछा जा सकता है व्हाट इज़ पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इसी को कहा जाता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्रिका। केंद्रिका क्या है, थोड़ा बचा है क्योंकि बैटरी इसकी कम हो गई है। केंद्रिका, केंद्रक के अंदर पाई जानी, ये केंद्रक, इसके अंदर केंद्रिका पाई जाने वाली संरचना होती है, गोलाकार संरचना होती है। मेन कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, और इसके अंदर सबसे खास बात है आरएनए। आरएनए भी 2-3 प्रकार के होते हैं, वो बताएंगे। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है यहाँ पर, संश्लेषण स्थल है, इसीलिए आरएनए का इसको भंडार गृह कहते हैं। किसको कहा जाता है, केंद्रिका को कहा जाता है आरएनए का भंडार गृह। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है कि केंद्रक है और ये पूरी सेल है। ठीक है, केंद्रक और ये सेल के बाहर के स्ट्रक्चर मान लो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला कहते हैं। इसके और इसके बीच में जो कुछ भी लिक्विड भरा हुआ उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना, कोशिका कला या क्या कहते हैं उसको, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये किस तरीके का होता है, जेली नुमा स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड होता है, जेली नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। इसी के अंदर सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, हरित लवक, सारी जो भी चीज़ें हैं इसी में पाई जाती हैं। नोट लिखा हुआ है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण कराते हैं। यानी कि कोशिका द्रव्य ये हो गया और केंद्रक के अंदर जो पाया जा रहा है केंद्रक द्रव्य, इन सबको मिलाकर ये हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो ये सारे कोशिकांग हमने पढ़ लिए। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, गुणसूत्र के बारे में। ठीक है ना। तो लेक्चर कैसा रहा बताइएगा, मैंने थोड़ा स्पीड करके पढ़ा दिया है। प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं आप, इस तरीके का मैंने तैयार किया स्ट्रक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। इससे अच्छी क्या तैयारी होगी, अनवांटेड चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं, जो वांटेड है इंपॉर्टेंट वही पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई जा रही है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी मित्र हों पढ़ने वाले उनको शेयर करिए वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।